तो भाई एपिसोड की शुरुआत होती है एकदम सन्नाटे के साथ में। किमिको, बुचर, मदर्स मिल्क, एनी, ह्यूई और सिस्टर सेज मिलकर अपने फ्रेंची भाई के लिए कब्र खोदकर खड़े हैं। ह्यूई वहाँ पर फ्रेंची की वसीयत जोर जोर से पढ़ रहा है। वसीयत भी एकदम अतरंगी तरीके से लिखी हुई है। शुरुआत में ही फ्रेंची कबूल करता है कि उसने इन सब के बट होल्स देख रखे हैं और बकायदा डेट टाइम के साथ में पूरा हिसाब लिखा हुआ है कि कब कब देखा है। खैर लास्ट में इमोशनल टच देते हुए वो लिखता है कि तुम सब ने मिलकर मेरे साथ बहुत ही पापड़ बेले हैं और तुम लोग ही मेरा असली परिवार हो। फिर वो सीधे किमिको को बोलता है, फॉर अ मोमेंट आई न्यू हेवन ऑन अर्थ, तेरी बाहों में मेरी जान। अब सीन कट होता है सीधे रायन पर, जो टीवी पर होमलैंडर के ईस्टर संडे वाला महाभाषण का एड देख रहा था। एड खत्म होते ही साक्षात होमलैंडर प्रकट हो जाता है और रायन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि बेटा तू वापस आ जा, तू बोले तो पूरा वॉट टावर का एक फ्लोर तेरे नाम कर दूंगा। रायन सीधा नो बोल देता है। होमलैंडर उसे समझाने का फुल ट्राई मारता है कि देख मैं अमर हो चुका हूँ, अब सब कुछ बदल गया है, अपना खून एक ही है, तू मेरे साथ आ जा। लेकिन रायन फिर से उसे अंगूठा दिखा देता है और बोलता है कि तू मेरे बाप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है और दुनिया की पूरी ताकत भी अगर तुझे मिल जाए तो भी तेरा ये रोना धोना और अकेलापन खत्म नहीं होने वाला। होमलैंडर एकदम फुल ड्रामा करके वहाँ से उड़ जाता है, पर जाते जाते रायन को धमकी भरे लहजे में बोलता है कि अभी तुझे घंटा नहीं पता कि क्या चल रहा है, पर धीरे धीरे पता चलेगा। इधर सेफ हाउस में जेनवी की मरी मरो, जॉर्डन ली, एमा मायर बाकी सभी बॉयज के साथ में चिल मार रहे थे। चिल क्या मार रहे थे, इन सब की लगी हुई थी। एनी वहाँ पर मरी को समझाती है कि उन्हें बाकी पब्लिक को सेव करके कनाडा भागना पड़ेगा, जहाँ पर जेनवी के बाकी बच्चे दुबके हुए थे। मरी बोलती है बिना आर्मी के होमलैंडर से भिड़ना एकदम सीधे मौत को दावत देना है। तो एनी एकदम तगड़ा डायलॉग मारती है, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, बात इस रोशनी को जलाए रखने की है। इसके बाद में जॉर्डन, मरी और एमा ट्रक में बैठकर सीधे नॉर्थ की तरफ कट लेते हैं। उधर व्हाइट हाउस में एशली अपने नए नवेले यार ओ फादर को अपनी शादी की खुशी में एकदम नया मजबूत वाला बॉल गैग गिफ्ट करती है। पता चलता है कि ओ फादर ही होमलैंडर का वो खतरनाक भाषण लिख रहा है और उसे इस बात का तगड़ा शौक लगा है कि भाई लोग होमलैंडर को भगवान मानने से मना कर रहे हैं। जब ओ फादर दूसरे कमरे में जाता है तो एशली अपने अंदर की दूसरी सड़ी हुई एशली से बात करके जुगाड़ बैठाने का सोचती है कि भाई कैसे ही करके इस बंदी को पट्टी पढ़ाकर होमलैंडर के खिलाफ किया जाए या फिर इससे कुछ उगलवा लिया जाए, पर इसका पोपट हो जाता है, कोई भी फायदा नहीं होता। अब सेज और बुचर गाड़ी घुमाकर वापस फ्रेंची की कब्र पर आते हैं, जहाँ पर किमिको जमीन पर गुमसुम बैठी हुई थी। सेज वहाँ पर जाकर अपना ज्ञान पेलने लगती है कि फ्रेंची को जीते जी कभी भी खुशी नहीं मिली क्योंकि किमिको ने उसे हमेशा पालतू जानवर बनाकर रखा है। अब किमिको का दिमाग सटक जाता है, वो अपना पूरा गुस्सा समेटती है और सेज पर ऐसा जबरदस्त ब्लास्ट मारती है कि सेज उड़कर पीछे जा गिरती है। जब सेज खड़ी होती है तो उसके भेजे की वो सुपर इंटेलिजेंट आवाज गायब हो चुकी थी। वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाती है, अपन भी तुम लोगों की तरह एकदम डफर हो गया है। वापस सेफ हाउस में ह्यूई, एनी, बुचर, मदर्स मिल्क और सेज टाइम का हिसाब लगा रहे थे कि होमलैंडर के टीवी पर आने से पहले कितना टाइम बचा हुआ है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल के रास्ते वो सीधा व्हाइट हाउस के अंदर घुसेंगे। ये वही टनल है जिसकी अफवाह है कि भाई JF कैनेडी से यूज करते थे। सेज वहाँ पर बोलती है कि होमलैंडर को जब पता चलेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है तो वो मेरी चटनी बना देगा, इसलिए मैं अपनी बची कुची जिंदगी ऑरलैंडो के हैरी पॉटर वर्ल्ड में मजे मार के बिताना चाहती हूँ। वो वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है और सिस्टर सेज का पत्ता यहीं से साफ। ओ फादर दुनिया के सबसे अमीर आदमी की मीटिंग होमलैंडर से करवाता है। वो उसे समझाता है कि अपना चर्च बनाने के लिए, खुद को गॉड साबित करने के लिए इन रईसों का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। ओ फादर ये भी बोलता है कि भाषण को ईस्टर के बाद की डेट पर टाल देते हैं ताकि बुचर ने अगर होमलैंडर की पावर छीनने की कोई भी जुगाड़ करी हो तो अपने पास में तैयारी का टाइम बचा रहे। इतने में ही वहाँ पर डीप टपक जाता है। अब ये सब सुनकर होमलैंडर का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो सीधे उस अमीर आदमी को रॉकेट बनाकर स्पेस में फेंक देता है। फिर वो डीप की फुल बेइज्जती करता है कि तेरी कोई भी औकात नहीं है और जाते जाते ऑर्डर देता है कि ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही जितने भी लोग मुझ पर यकीन नहीं करते उन सबको चुन चुन कर मार देना। टनल के बाहर में बॉयज अपनी बंदूकें और लोहे की रॉड को लेकर फुल रेडी है। ह्यूई अपने किमिको को समझाता है कि सेज की बातों को दिल पर मत लेना, तू सिर्फ कोई हथियार नहीं है, तू बहुत ही कीमती है। किमिको वैन से उतरती है, जंग के लिए तैयार होती है। इधर टीवी पर ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। होमलैंडर ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर ईस्टर का ज्ञान बांटने वाला होता है और बोल रहा है कि उसे एहसास हो गया है कि वही ईसा मसीह का दूसरा रूप है। फिर बात बदलकर वो बोलता है कि टेक्निकली वही पहला रूप है।
और अब वो दुनिया को एक नए सुनहरे युग में लेकर जाएगा। तभी एशली और ओ फादर को खबर मिलती है कि बॉयज टनल के रास्ते के अंदर घुस रहे हैं। एशली वहाँ से भागने के बजाय बॉयज को सीक्रेट सर्विस से बचाने के लिए टनल की तरफ दौड़ती है और उसके अंदर की सड़ी हुई एशली उसे रास्ता भी बताती है और वो बॉयज को ओवल ऑफिस की तरफ भेज देती है। पर रास्ते में ही उन्हें मिलता है डीप, जो अकेला बैठकर रो रहा था। एनी बोलती है कि इसको तो मैं देखूंगी और वो डीप को पकड़कर सीधे खिड़की तोड़कर बाहर उड़ जाती है। इतने में ही ओ फादर दरवाजा तोड़कर आता है और चिल्लाता है कि मुझे सिर्फ बुचर और वो लड़की चाहिए। लेकिन ह्यूई अपना दिमाग चलाता है, स्मोक डिटेक्टर पर गोली मारता है और बुचर की नकली आवाज निकालकर ओ फादर को उल्लू बना के दूसरी तरफ भगा देता है। इधर एनी और डीप सीधे एक बीच पर क्रैश लैंड होते हैं। एनी की लड़ाई शुरू होने से पहले वो उसे समझाती है कि होमलैंडर की गुलामी छोड़ अपनी आजादी की सोच, पर डीप ठहरा पूरा ढीठ। वो उल्टा एनी पर ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने का ब्लेम डाल देता है। एनी उसे फुल पावर से ब्लास्ट मारकर सीधे समंदर में फेंक देती है। समंदर में जाते ही भाई साहब की किस्मत फूट जाती है। शार्क, डॉल्फिन और सारे समुद्री जीव उसकी तरफ लपकते हैं। एम्ब्रोशियस का बदला लेने वाला एक ऑक्टोपस आता है और अपने टेंटिकल से उसका गला घोंट देता है और मरने से पहले उसके साथ में कुछ ऐसा अंदरूनी कांड करता है कि वो चीज सीधे उसके मुंह से बाहर निकलती है और डीप का चैप्टर यहीं पर क्लोज। व्हाइट हाउस में ओ फादर ह्यूई को कूटने ही वाला होता है कि पीछे से मदर्स मिल्क आकर उसके मुंह में वही बॉल गैग ठूस देता है, जिससे उसका पूरा भेजा ब्लास्ट हो जाता है और सिर धड़ से अलग। अब सीन सीधे होमलैंडर पर जाता है, जो अपना भाषण पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि पब्लिक डरी हुई थी। वार्ड के सिक्योरिटी और ऑडिटोरियम में उन लोगों के नाम नोट किए जा रहे थे जो अजीब मुंह बना रहे थे ताकि उन्हें बाद में मारा जा सके। इतने में ही दीवार फाड़ कर अपना बुचर भाई एंट्री मारता है और बोलता है डैडीज होम। किमिको भी आ जाती है और अब जो महायुद्ध शुरू होता है, भाई पूरी दुनिया उसे लाइव टीवी पर देख रही है। काफी देर तक दोनों तरफ से फुल धुलाई चलती है, कोई भी नहीं जीत पाता। होमलैंडर हवा में उड़कर पतली गली से निकलने की सोचता है, लेकिन रायन ऊपर से आकर उसे जमीन पर पटक देता है। किमिको के पास में चांस होता है कि वो सारी पावर्स उसकी खींच ले, पर उसका गुस्सा बाहर नहीं आता। तभी वहाँ पर फ्रेंची भाई की आत्मा प्रकट होती है और उसे याद दिलाती है कि तेरी असली ताकत तेरा गुस्सा नहीं है, बल्कि तू खुद है और जो तेरे दिल में है वो है। ये सुनते ही किमिको फुल चार्ज हो जाती है। इधर रायन और बुचर होमलैंडर को दबोचते हैं और किमिको सीधे उसके चेस्ट पर ऐसा तगड़ा ब्लास्ट मारती है कि सब के सब बेहोश हो जाते हैं। जब सबको होश आता है तो होमलैंडर अपनी आंखों से लेजर निकालने का ट्राई मारता है, पर फुस। उड़ने की कोशिश करता है पर फिर से फुस। उसकी सारी पावर्स जा चुकी है। बुचर लोहे की रॉड लेकर उसे पीटना शुरू करता है तो होमलैंडर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो उससे गिड़गिड़ाता है कि मैं तुझे कितनी बार मार सकता था, पर मैंने तुझे नहीं मारा। तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, यहाँ तक कि शेप शिफ्टर को हमेशा के लिए बेका बना दूंगा। बुचर रॉड को हवा में उठाता है और बोलता है दिस इज फॉर बेका और दे देना दन। सीधे उसके माथे पर रॉड मारकर उसका खोपड़ा ही अलग कर देता है। होमलैंडर का गेम ओवर, और वो भी पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी पर। रायन आंखें खोलता है और बुचर को फुल गुस्से से देखता है, आखिर था तो वो उसका बाप ही। इसके बाद में लाइव ब्रॉडकास्ट पर होमलैंडर के मरने की न्यूज कंफर्म हो जाती है। एशली नाटक करती है कि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं छोड़ेगी, पर FBI वाले आकर उसे सीधे हथकड़ी पहना देते हैं क्योंकि वो अवैध तरीके से प्रेसिडेंट बनी थी। अब बॉयज अपने सेफ हाउस में बियर और सिगार के साथ में फुल पार्टी मूड में है। रायन अकेला रहना चाहता है तो बुचर उससे बोलता है कि तुमने सही किया, भले ही हमारे पेरेंट्स नहीं है, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ में तो रह सकते हैं। रायन बोलता है कि होमलैंडर का मरना अच्छा हुआ, पर बुचर तू भी एक नंबर का घटिया आदमी है और मुझे तेरे साथ में कोई भी शुरुआत नहीं करनी। वहाँ से वो कट लेता है और तो और बुचर का कुत्ता टेरर भी नींद में ही शांति से चल बसता है। बुचर एकदम अकेला हारा हुआ और गुस्से में दराज से वो खतरनाक सूप वायरस निकालता है और वॉट टावर की तरफ बढ़ जाता है। ह्यूई को भनक लग जाती है क्योंकि वो वायरस की खाली बोतल देख लेता है। ह्यूई सीधे वॉट टावर पहुंचकर बुचर को रोकता है और वायरस मांगने लगता है, पर बुचर उसे स्प्रिंकल सिस्टम में पहले से ही सेट कर चुका था ताकि बटन दबाते ही वायरस पूरी वॉट टावर और पूरी दुनिया के हवा में फैल जाए। ह्यूई बोलता है कि वी ऑलरेडी वॉन, भाई अब ये सब बंद कर दे। बुचर बोलता है कि नहीं, कल को कोई और नया होमलैंडर आ जाएगा। बुचर जैसे ही बटन दबाने वाला होता है, ह्यूई उसे उसके छोटे भाई लेनी की याद दिलाता है। बुचर हिचकिचाता है, पर इतने में ही ह्यूई सीधे बुचर की पेट में गोली ठोक देता है। बुचर का खून बहने लगता है। वो ह्यूई से माफी भी मांगता है कि मैंने तुझे जो भी तकलीफ दी है उसके लिए सॉरी। दोनों के बीच में एक तगड़ा इमोशनल सीन होता है और बुचर वहीं पर दम तोड़ देता है। सेमेटरी में ह्यूई, रायन, एनी और मदर्स मिल्क मिलकर बुचर को दफनाते हैं। ह्यूई बोलता है कि भले ही वो अच्छा आदमी नहीं था, पर उसने दुनिया को सेफ बना दिया। वो हंसते हुए बोलता है ही इज प्रोबेबली इन हेल।
फाइटिंग द डेविल, और बुचर को वहीं दफनाया होता है जहाँ पर बेका की कब्र थी। अब कहानी में आता है एक टाइम जंप। मदर्स मिल्क मॉनिक से दोबारा शादी कर लेता है जहाँ पर रायन और जैस्मिन भी मौजूद थे। किमिको एक मस्त पालतू कुत्ते के साथ में फ्रांस चली गई थी और दूर वादियों को देखते हुए मैडलिन का मजा ले रही थी। ह्यूई शहर में घूम रहा होता है, तभी नए प्रेसिडेंट बॉब सिंगर का फोन आता है और वो उसे व्हाइट हाउस में जॉब ऑफर करते हैं, पर ह्यूई इज्जत से मना कर देता है। वो कैम्बेल ऑडियो एंड विजुअल नाम की दुकान में जाता है जहाँ पर एनी फुल प्रेग्नेंट लुक में काउंटर के पीछे खड़ी है और अपनी मॉर्निंग सिकनेस का रोना रो रही थी। तभी पीछे एक पुलिस स्कैनर बजता है, मतलब एनी की वहाँ पर जरूरत थी। एनी जैसे ही उड़ने वाली होती है, ह्यूई उसके पेट पर हाथ रखकर बोलता है अपनी मम्मी का ख्याल रखना, और बच्चे का नाम बोलता है रॉबिन। रॉबिन नाम से तुम्हें कुछ याद आया? तो फर्स्ट एपिसोड में ह्यूई की जो पहली गर्लफ्रेंड थी जिसकी मौत हो गई थी ए ट्रेन के हाथों, उसका नाम भी रॉबिन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।